नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। समास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदी के लिए। हमें समास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई, समास ये जानें कि समास जो है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हिंदी में दो प्रकार की शैलियाँ होती हैं, एक होती है व्यास शैली, एक होती है समास शैली। व्यास शैली में क्या होता है कि जो छोटे शब्द हैं या छोटे जो लेख हैं उनको हम बृहत रूप में या बड़े रूप में लिखते हैं। तो जब किसी छोटे रूप को बड़े रूप में, बृहत रूप में समझाना, किसी छोटी लिखी हुई थोड़ी सी लिखी हुई बात को जब बड़े रूप में समझाना, वो व्यास शैली कहलाती है। और बड़ी बात को जब हम छोटे रूप में समझाते हैं, आप समझिए किसी बड़े वाक्य को हम छोटे रूप में लिख देंगे तो वो हो जाएगी समास शैली। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर जब एक शब्द बनता है, दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर जब एक शब्द बनता है तो वह क्या कहलाता है, वह समास कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पर रसोई घर। रसोई घर में जो इसका जो बृहद रूप है, जो बड़ा रूप है, जो विग्रह किया है वो क्या, रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर एक बड़ा वाक्य है और इसको जो हम छोटे रूप में लिखेंगे, समासिक रूप में लिखेंगे तो रसोई घर, यानी कि बड़ी बात को हम क्या करेंगे, समास शैली में छोटे रूप में लिख देंगे। तो ये जो छोटे रूप में लिखा हुआ पद क्या कहलाएगा, ये समासिक पद कहलाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण है नील गाय। तो नील गाय में नीले रंग की गाय, ये एक बड़ा रूप है, उसको छोटे रूप में लिख दिया नील गाय। तो बड़े दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर हमने एक छोटा शब्द बनाया है नील गाय। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। समास का जो तात्पर्य है वो क्या है, संक्षिप्तीकरण करना, समझो। तो यहाँ पर समास के से अब क्या होता है कि जो समास से जो नियम हैं उनसे निर्मित जितने भी शब्द हैं उनको क्या कहेंगे, समासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समास आपको समझ में आ गया। समास का अर्थ होता है छोटे रूप में लिखना, ठीक है। और समास के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के भेद हैं, समास के 6 प्रकार के भेद हैं। और समास के 6 प्रकार के भेदों को जानने के लिए मैंने एक बनाया है सूत्र, अत कब द्विद्वंद। इससे आप समास के 6 प्रकार के भेदों को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो और इसको क्रम में भी इसको याद करके रख सकते हो। तो इसी क्रम को मैंने यहाँ पर याद रखने के लिए अभी मैंने विस्तार से नहीं लिखा है। अभी मैं प्रारंभ में आपको इसको शॉर्ट रूप में समझाऊंगा कि आप बहुत ही जल्दी और सरल तरीके से और इनको याद किस तरह से हम समासों को रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट रूप तरीका बनाया है, उसके माध्यम से आप समास को याद रख सकते हैं और समास की मेन जो पहचान है उनको भी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जैसे सूत्र हमने लिखा था अत कब द्विद्वंद। तो आ का अर्थ हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ता का अर्थ हो जाएगा तत्पुरुष समास, का अर्थ हो जाएगा कर्मधारय समास, वा का अर्थ हो जाएगा बहुब्री समास, द्वि का अर्थ हो जाएगा द्विगु समास और द्वंद का अर्थ हो जाएगा द्वंद्व समास। अब इनकी हमने पहचान भी लिखी है कि अव्ययी भाव में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, यानी कि जो पहला पद है ना अव्यय, वो दूसरे पद में जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला पद होगा वो क्या होगा अव्ययी भाव में, आ, छोटा आ, बड़ा आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, यथा, तथा, यावत आदि ये शब्द जिन समासिक पदों में आएंगे उनमें हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, ये याद रख लेना। तो जो शब्द अव्यय हैं, अव्यय कौन से शब्द होते हैं, देखो अव्यय के बारे में बता देता हूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी आती है कि अव्यय क्या। तो अव्यय यानी वे शब्द होते हैं जो रूप में, जिनके रूप में क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो। यानी अव्यय का अर्थ होता है जिसका कोई व्यय ना हो। अव्यय का अर्थ क्या है, अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय नहीं होता हो। तो जहाँ पर चाहे लिंग उसका बदले, चाहे वचन, चाहे पुरुष, कारक बदले या काल बदले, लेकिन उससे उसका कोई, उस शब्द पर कोई असर नहीं पड़ेगा, शब्द कभी नहीं परिवर्तित होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जब इन सब चीज़ों की वजह से जिस शब्द पे कोई परिवर्तन नहीं आता है वह शब्द अव्यय कहलाता है। तो अव्ययी भाव का प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो आप याद रखेंगे इसकी पहचान, जिसमें आ, यथा, तथा, भर, प्रति आदि शब्द आए, वहाँ क्या हो जाएगा,
अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसमें जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। आप जानते हो उपसर्ग को हम उपसर्ग को हम शब्द के पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय को हम शब्द के बाद में जोड़ते हैं। दूसरा हमारा समास है, उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास को जानने के लिए हमें कारकों को जानना भी अत्यावश्यक है। तो कारक क्या होते हैं? जैसे साथियों इंग्लिश विषय में प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे इन, ऑन, फ्रॉम, है ना, फॉर, ऑफ। उसी प्रकार हिंदी में जो शब्द का, अब कारक क्या करते हैं, कारक के बारे में विस्तार से आपको यहाँ बताता हूँ। कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, क्रिया को होने में जो सहायक होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए। कारक दो शब्दों के बीच में आकर, या एक क्रिया और एक शब्द के बीच में कारक आ जाता है और वो उस क्रिया से उस शब्द का संबंध बताता है कि इस शब्द का इस क्रिया संबंध है, या इस क्रिया को करने वाला जो शब्द है वो ये है। तो कारक क्रिया के पहले आकर या दो शब्दों के बीच में आकर उन दो शब्दों का आपस में संबंध बताता है, या क्रिया से जिस शब्द का संबंध बताता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब यहाँ पर कारक है ना, कारक 7 प्रकार के होते हैं और 8वां होता है संबोधन। तो कारक के बारे में बता देते हैं। तो पहला कारक जो कर्ता ने, तो सबसे पहला जो प्रथम है वो क्या है? कर्ता ने। द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने। अधिकरण में, पर, भीतर, ऊपर आदि ये शब्द जो है ये क्या कारक कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा तत्पुरुष है वो द्वितीया से लेकर के और सप्तमी तक आता है, यानी कि तत्पुरुष समास को हमने 6 प्रकार का माना है। तो जो द्वितीय तत्पुरुष है ना, ये यहाँ से कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। तो इसके 2 नाम हम बोल सकते हैं, द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। तो जहाँ पर जिस समासिक पद में कारक को आए, क्या है? कर्म को। तो कर्म के लिए जब को का प्रयोग जिस समासिक पद में आएगा वहाँ पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। करण से, तो जहाँ कारक से आएगा तो वहाँ पर जो तत्पुरुष होगा कौन सा होगा? करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। जहाँ कारक के लिए आएगा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा या फिर चतुर्थ तत्पुरुष हम जिसे बोलेंगे। 5वां है अपादान तत्पुरुष। तो जहाँ पर कारक से आएगा वहाँ पर हम बोलेंगे अपादान तत्पुरुष, या उसका नाम होगा पंचम तत्पुरुष। 6वां संबंध में, काकी के, रारी रे नानी ने। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? राजा का पुत्र। तो यहाँ का राजा और पुत्र के बीच का संबंध बता रहा है। तो ऐसे में हमें जो तत्पुरुष का नाम देना होगा वो देना होगा षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। और जो सबसे लास्ट है सप्तमी तत्पुरुष, उसको अधिकरण। अधिकरण में मैं, पर, ऊपर, भीतर। जैसे घुड़ सवार, तो घोड़े पर सवार, तो घोड़े के ऊपर सवार है। तो ऐसे तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष, ऐसा समास क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ऐसे में कौन सा कारक आया है? ऊपर, घोड़े के ऊपर या पर। तो ऐसे तत्पुरुष के लिए हम बोलेंगे अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को जानेंगे। तो इसमें कारकों का बहुत महत्व है। तो तत्पुरुष समास को जानने के लिए हमें कारकों को जानना अति आवश्यक है, बल्कि इनको याद कर लेना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा जो हमारा समास है उसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। बहुत ही सरल, सबसे सरल समास है ये, जिसमें हम जैसे कहते हैं कि नील कमल, तो नीला कमल, तो नीला क्या हो गया? विशेषण, और कमल विशेष हो गया। यानी कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नीला। इसी प्रकार से इसमें तो हम कर्मधारय समास में क्या कहेंगे? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, और पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। समझ रहे? तो बहुत ही सरल समास है कर्मधारय। अब आता है बहुब्री समास। बहुब्री समास को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बहुब्री समास में थोड़ा सा दो पद मिलेंगे। बहुब्री समास में क्या दो पद होंगे, और दो पद मिलकर के एक तीसरा अलग अर्थ देते हैं। बहुब्री समास में इसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुब्री समास में दो पद मिलकर के तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, दशानन। तो दशानन में इसका जो समास का जो विग्रह किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, दश हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो जो तीसरा पद बना दशानन का जो अर्थ बना वो क्या बना, रावण। तो हमने लिखा क्या, दश हैं आनन जिसके, 10 गर्दनों वाला, और उसका अर्थ क्या जा रहा है, रावण। तो जहाँ दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण या तीसरा अर्थ उत्पन्न करें, दो पद मिलकर तीसरा अर्थ उत्पन्न करें, वहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। अब साथियों, बहुब्री कर्मधारय भी बहुब्री हो सकता है और द्विगु समास भी बहुब्री हो सकता है। तो जैसे कर्मधारय समास में हम एक उदाहरण देते हैं, पीताम्बर। तो पीताम्बर में इनके अगर समास विग्रह में अगर अंतर है, यदि समास विग्रह पीताम्बर का हो, पीला है जो अंबर, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह करें कि पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा बहुब्री समास। तो बहुब्री समास जो कर्मधारय के कुछ समासिक शब्द हैं वो बहुब्री में आ सकते हैं, और कुछ द्विगु समास के जो शब्द हैं वो भी बहुब्री में आ सकते हैं। लेकिन जैसे कंपटीशन में जहाँ पर कोई समासिक पद आ जाता है, वहाँ कोई पद न तीसरा अर्थ बना रहा है और वहाँ ऑप्शन में आपके कर्मधारय भी दिया है और द्विगु भी दिया है, तो वहाँ पर आप बहुब्री ही लिखेंगे। जहाँ पर भी तीसरा अर्थ कोई समासिक पद देगा, दो पद मिलकर जब तीसरा अर्थ देंगे, तो वहाँ पर हमेशा बहुब्री समास ही होगा। यदि ऑप्शन में बहुब्री समास नहीं है, तब हम कर्मधारय या द्विगु लगा सकते हैं। तो बहुब्री समास दो पद मिलकर के तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसमें एक दशानन का उदाहरण में बताया, दूसरा मैंने चतुर्भुज का उदाहरण बताया। चतुर्भुज में 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, या त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव। तो हमने लिखा है त्रिनेत्र, और उसका जो विग्रह हो रहा है 3 है नेत्र जिसके अर्थात, अब जो अर्थ आ रहा है वो तीसरा आ रहा है, और अर्थ क्या आ रहा है, शिव। तो जहाँ तीसरे अर्थ का निर्माण होगा वहाँ बहुब्री होगा। जो हमारा नेक्स्ट जो समास है वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास का पहला पद संख्या होता है, संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या, काउंटेबल नंबर्स जिसे हम बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो जिस समास का पहला पद जिसमें कोई भी नंबर आए, तो जहाँ नंबर आता है तो वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। और द्विगु समास यदि नंबर भी आ रहा है और उसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है तो फिर वो बहुब्री में चला जाएगा। आप समझिए, द्विगु समास का कोई पद है और उसमें नंबर पहले दिया हुआ, जैसे चतुर्भुज, लेकिन उसमें 4 आ रहा था, 4 भुजाएं जिसकी, लेकिन उसका जो अर्थ आ रहा था वो तीसरा अर्थ बना रहा था, इसलिए वो बहुब्री में चला गया। लेकिन जो समास जिसमें नंबर आता है और वो तीसरा अर्थ नहीं बनाते हैं, वो द्विगु में आएंगे। जैसे पंचवटी, 5 बटियों का या 5 झोपड़ियों का समूह पंचवटी, तो पंचवटी हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो यहाँ समूह वाली जब बात होगी, या चौराहा, 4 रास्तों का समूह, तो जहाँ भी काउंटेबल नंबर्स आएगा और जहाँ अंक की बात होगी और समूह की बात होगी, वहाँ पर द्विगु समास होगा। पर जब पद उसमें इन दोनों में पद जो तीसरा अर्थ नहीं बनाएंगे, लेकिन इन दोनों के पद यदि तीसरा अर्थ बनाएंगे तो वो बहुब्री में चला जाएगा, तो उसको फिर हम बहुब्री समास कहेंगे, द्विगु और कर्मधारय नहीं बोलेंगे उसको। और हमारा जो लास्ट है समास वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे आप समझ रहे हैं, द्वंद्व मतलब दो पद, और दोनों पद क्या है, समान, बराबर, दोनों पद बराबर हैं। एग्जाम्पल बहुत सरल है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इस तरह के जो पद आते हैं वो द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। साथियों, तो आज हमने समास की को एक अभी शॉर्ट पहचान इसकी अपन ने सीखी है कि समास क्या होता है और इसके कितने भेद हैं और इनकी पहचान क्या है। इसमें जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बताया कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, और जिनको कारक याद हैं वो उन्हें पता है कि द्वितीया से लेके सप्तमी तक के जो भी कारक आते हैं वो सब तत्पुरुष के अंतर्गत होते हैं। यानी तत्पुरुष समास में कारक
आता है, यानी कि जिस समास के बीच में कारक विभक्ति जिसे बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं इसे, तो जिस समास में कारक विभक्ति जहाँ पर आ जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो जहाँ जिन समासों के पदों में को, से, के लिए, से, काकी, के, री, रे, नानी, ने, मैं, पर, भीतर आदि शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसकी पहचान है, तत्पुरुष को हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे सारे समासों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस सूत्र को याद रखें, अत कब द्विद्वंद। अत कब द्विद्वंद एक सूत्र है जिससे हम 6 के 6 समासों को बड़े अच्छे से याद करके कभी ना भूल पाएंगे। इस तरह से यदि हम याद करेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, और बहुत ही सरल होते हैं समास, इनको समझना भी बहुत सरल होता है। अब इनको मैं साथियों विस्तार से समझाता हूँ, पूरे समासों को एक एक इनकी परिभाषा के साथ और उदाहरण 2-2 3-3 उदाहरण के साथ आपको मैं और इनको क्लियर